आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं 3 अयोगवाची चिन्हों के ऊपर। पहला हलंत, दूसरा विसर्ग और तीसरा अनुस्वार। हलंत कब प्रयोग होता है, क्या उसका महत्व है, विसर्ग कहाँ लगता है, किस तरीके से विसर्ग का उच्चारण करना है, अनुस्वार कहाँ आता है, किस तरीके से आता है, कौन से अंक के आधार पे, कौन से वर्ण के आधार पे अनुस्वार का प्रयोग हम करते हैं और किस तरीके से अनुस्वार को हम हटाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझो, ये अयोगवाह है। अयोगवाह का मतलब है इनका योग नहीं है, अयोग है, बिल्कुल टच नहीं होते हैं। अनुस्वार ऊपर होता है, विसर्ग पीछे की तरफ होता है, हलंत नीचे लगा होता है। इन तीनों की चर्चा करेंगे। पहला है हलंत। देखिए हलंत क्या होता है, कोई भी व्यंजन लिखने के बाद उसके नीचे एक छोटा सा चिन्ह लगा होता है कई जगह पे, उसको हम बोलते हैं हलंत। हल का अंत, हल आपने देखा होगा, पहले बैल चला करते थे और बैलों के जो हल होते थे उसमें जो नोक होती थी बिल्कुल नीचे, बिल्कुल उसको बोलते थे हल का अंत। वहीं से उसको उठा के हमने रख दिया, जैसे कै। अब यहाँ देखो कै लिखा हुआ है, अब हम इसमें हलंत लगाएंगे तो इस कै में क्या फर्क पड़ेगा और क्यों फर्क पड़ेगा, ये हलंत क्या काम यहाँ पे कर रहा है वो देखो। पहले जब इसमें कै लिखा हुआ था उसके साथ ए जुड़ा हुआ था, यानी ए की मात्रा जुड़ी हुई थी, और जब हमने कै के नीचे हलंत लगा दिया, इसका मतलब उस मात्रा को, उस स्वर को हमने हटा दिया, उस स्वर को हमने अलग कर दिया। तो हलंत का काम होता है जिस भी वर्ण में, या ये कहें जिस भी व्यंजन में हलंत लग जाता है, समझो उसमें कोई भी मात्रा जुड़ी हुई नहीं है, उसके अंदर कोई भी स्वर नहीं है। क्योंकि व्यंजन में जब स्वर जुड़ता है तो ही उसका उच्चारण होता है, और स्वर के जुड़ने पर विभिन्न प्रकार के शब्द हम बनाते हैं। तो यहाँ कै में हमने हलंत लगाया, इसका मतलब इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। दूसरी भाषा में हम इसको कहते हैं कि अब जो ये कै था वो आधा बन चुका है। कैसा कै बन गया, आधा कै बन गया, अर्थात इसमें कोई मात्रा नहीं है। इसको हम आधा कै, जब किसी भी शब्द के बीच में या शुरू में आधा कै हो या हलंत का कै हो, तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आधा कै। हलंत लगा के कै लिखना और इस तरीके का कै लिखना, दोनों का मतलब एक ही है, इसमें कोई भी मात्रा जुड़ी हुई नहीं है। दूसरा वर्ण देखो खे, इस खे के अंदर ए जुड़ा हुआ है, और जब हम इसमें हलंत लगा देंगे तो समझो इसमें कोई भी मात्रा जुड़ी हुई नहीं है, सब मात्रा इसकी अलग निकल गई है। आधा खे आपने देखा होगा, इस तरीके से वाक्य के बीच में लिखा हुआ हमको मिल जाता है। तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं गै। गै में हलंत लगा दिया, इसका मतलब गै में कोई भी मात्रा जुड़ी हुई नहीं है, और इसको आधा गै इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से टै, टै में हलंत लगाएंगे, आधा टै और हलंत का टै दोनों एक ही तरीके से लिखे जाते हैं। अब देखो कुछ एक वर्ण ऐसे होते हैं जिनमें खड़ी पाई हट जाती है, जैसे ख है, इसके पीछे जो ये खड़ा डंडा इसको हटा दो, आधा बन जाएगा। गै होता है, गै का आधा डंडा हटा दो, आधा बन जाएगा। घै का आधा बनाने के लिए उसके पीछे की खड़ी पाई को हम हटा देते हैं। उसके बाद च की लाइन में च का डंडा हट जाता है, आधा च हो जाएगा। जय का डंडा हट जाता है, जय का डंडा हट जाता है, न्य का डंडा भी हट जाता है। समझो वो आधा वर्ण हो गया, हलंत लगा के या आधा वर्ण के रूप में हम उसको लिख देते हैं। उसके बाद टै वर्ग की जो लाइन आती है, टै, ठ, ड, ढ, इन सब को आधा लिखने के लिए हम इनमें से कोई भी पार्ट हटाते नहीं है, बल्कि इसमें हलंत हम लगा देते हैं। हलंत जब नीचे लग जाएगा तो ये आधा हो गया। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से हम इस टै को, ठ को, ड को और ढ को नहीं लिख सकते हैं।
उसके बाद त और थ, इनकी खड़ी पाई को हटा देंगे। ध और न, इनकी खड़ी पाई को हटा करके हम आधा वर्ण लिख सकते हैं। उसके बाद प, खड़ी पाई हट जाएगी। फ में खड़ी पाई नहीं हटेगी। फ को आधा करने के लिए क वाला फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा। ब की खड़ी पाई हट जाएगी, भ की खड़ी पाई हट जाएगी, म की खड़ी पाई हट जाएगी। उसके बाद वो आधे वर्ण हो जाएंगे। य की खड़ी पाई हट जाएगी, ल की खड़ी पाई हट जाएगी, व की खड़ी पाई हट जाएगी, श की खड़ी पाई हट जाएगी। तीनों स को आधा करने के लिए खड़ी पाई को हम हटा देते हैं। अब कुछ ऐसे वर्ण बच गए जिनकी खड़ी पाई या उनको आधा हम नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, हम उनके नीचे हलंत लगाते हैं। देखो कौन कौन से वर्ण ऐसे बच गए। पहला वर्ण बच गया, बोलो इसको क्या है ये, ड़े नहीं है, अड़े खाली भी नहीं है। इसका उच्चारण होता है ङ। क्या होगा, ङ। तो ङ इसका उच्चारण होगा और इसको आधा करने के लिए हम हलंत ही लगाएंगे। इसका और दूसरा कोई विकल्प आधा करने का नहीं है। चाहे ये किसी भी शब्द के शुरू में आए, चाहे किसी भी शब्द के बीच में आए, ङ को आधा करने के लिए हलंत ही लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखो छ, च के बाद आने वाला छ, इसको भी आधा करने के लिए इसके नीचे हलंत ही लगाया जाता है। ट, ठ, ड, ढ, इनको आधा करने के लिए भी हलंत ही लगाया जाता है और कोई उपाय इनको आधा लिखने का नहीं है। चाहे ये किसी भी शब्द के शुरू में हो, चाहे किसी भी शब्द के लास्ट में हो, इनमें हमको हलंत लगाना पड़ता है आधा बनाने के लिए। त को आधा करने के लिए भी हमको हलंत लगाना होगा, र को आधा करने के लिए भी हमको हलंत लगाना होगा और है को आधा करने के लिए भी हमको हलंत लगाना होगा। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है इनको हमें आधा लिखने के लिए। तो ये हमने चर्चा करी हलंत की अवधारणा। फिर से समझ लो, किसी भी व्यंजन में जब हलंत लग जाता है इसका मतलब है वो व्यंजन आधा है, उसमें किसी भी तरीके की मात्रा नहीं है। जब हम मात्रा हटाते हैं तो वहां पे हलंत लगा सकते हैं या उसको आधा लिख देते हैं। आधा कब लिखा जाता है, जब वह व्यंजन किसी भी शब्द के या तो प्रारंभ में हो, शुरू में, या बीच में हो। अगर अंत में होगा तो हमें हलंत ही लगाना होगा, आधा पार्ट हम नहीं लिख सकते। जैसे देखो मैं लिखता हूं यहां पर जगत, राजन। संस्कृत वाले छात्र जानते हैं जगत में तय में हलंत राष्ट्र में होता है और राजन में अंत में न होता है, न में हलंत। अब यहाँ यदि हम लिखना चाहें इसको आधा, इस तरीके से यदि हम लिखना चाहें तो ये सही नहीं है। किसी भी शब्द के अंत में यदि आधा वर्ण आता है तो उसको हलंत लगा करके ही लिखा जाएगा, उसको आधा हम नहीं लिख सकते हैं। ऐसे वर्ण मैंने आपके सामने लिख दिए जिनको आधा नहीं लिख सकते। उनको आधा करने के लिए चाहे वो किसी भी शब्द के शुरू में हो, चाहे बीच में हो, चाहे अंत में हो, उनका रूप सेम इसी तरीके से आएगा। कौन कौन से वर्ण है फिर से समझ लो, ङ, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, र और है। अब दूसरी भाषा में समझ लो, जिन वर्णों में खड़ा डंडा नहीं होता, ना बीच में होता है ना लास्ट में होता है। जैसे देखो क में बीच में खड़ा डंडा होता है, ख में आखिरी में होता है, ग में पीछे खड़ा डंडा होता है, ट में नहीं होता। तो जिनमें खड़ी पाई नहीं होती ऐसे व्यंजनों को आधा लिखने के लिए हलंत ही लगाना पड़ेगा। ये नियम आप ध्यान में रख लो। जिनमें खड़ी पाई नहीं है उनमें हलंत लगाना है, जिनमें खड़ी पाई होती है उनमें पीछे से आधा काट दो, आधा वर्ण हो जाएगा। तो आज की कक्षा में हमने सीखा हलंत की अवधारणा। नेक्स्ट कक्षा में हम दूसरा टॉपिक, इनमें से विसर्ग का टॉपिक लेंगे और उससे अगली कक्षा में हम
अनुस्वार का टॉपिक लेंगे। तो अभी हलंत की अवधारणा आपके समझ में आ गई होगी। आप अपनी वर्णमाला में से व्यंजनों को निकालिए, लिखिए, उनके हलंत लगाइए। धन्यवाद।